अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तर लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरुलुश उस्मान सीरीज के सीजन 4 के वॉल्यूम नंबर 110 के पार्ट 6 के बारे में। चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दें। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस एपिसोड का आगाज कुछ इस तरह से होता है। जंगल में उस्मान साहब समागर का कटा हुआ सर बोरान को पकड़ाते हुए कहते हैं, बोरान ये सर उसके मालिक तक पहुंचा दो। फिर बयंदर की जानिब देखते हुए कहते हैं, मेरे पास आओ। बयंदर डरते डरते उस्मान साहब के पास आता है और उस्मान साहब से कहता है, उस्मान साहब मैं हमेशा आप और आपके सिपाहियों के साथ खड़ा था, आप मेहरबानी फरमा कर मुझे कुछ मत कहिएगा। उस्मान साहब इस पर उसकी पगड़ी से उसे पकड़ते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है बयंदर के जान लेना तिजारत करने की तरह आसान है? ऐसे तिजारत नहीं होती। अगर तुम जालिमों का साथ दोगे तो फिर मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। यह सुनने के बाद बयंदर मजीद डरते हुए कहता है, उस्मान साहब मैं आपको सोना दे सकता हूँ, आपको फतह के लिए वसाइल की जरूरत है, मेरे पास बहुत ज्यादा सोना है। उस्मान साहब इस पर जवाबन कहते हैं, एक बार जब मैं तुम्हारा सर काट दूंगा तो फिर सारा सोना मुझे ही मिलेगा बयंदर बे। बयंदर कहता है, मैं आपकी खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार था उस्मान साहब, क्या आपने ये नहीं देखा? मैं किस तरह से साबित करूं कि मैं आपका वफादार हूं? उस्मान साहब इस पर हंसते हुए पूछते हैं, क्या तुम मेरे वफादार हो? हाँ। फिर उसे थोड़ा सा पीछे करते हुए कहते हैं, तो अब तुम मेरे वफादार हो बयंदर, अब मैं तुम्हें तुम्हारी वफादारी साबित करने का मौका दूंगा। यह सुनने के बाद बयंदर बे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तो उस्मान साहब उससे कहते हैं, इतने भी बेताब ना हो, पहले मेरी बात सुनो। कोहनूर को वालिदा सुल्ताना ने कैद कर रखा है, तुम उसे वालिदा सुल्ताना से बचाकर मेरे पास लेकर आओगे। यह सुनने के बाद बयंदर कहता है, उस्मान साहब अगर इस तरह से मैं आपका एतमाद हासिल कर सकता हूँ तो फिर मैं कोहनूर अल्प को जरूर लेकर आऊंगा। उस्मान साहब यह सुनने के बाद कहते हैं, तो चलो जाओ फिर। यह सुनने के बाद बयंदर हुसैन को लेकर वहां से चला जाता है। उसके वहां से चले जाने के बाद मलहून खातून अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचती हैं और उस्मान साहब को देखते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं और उनके गले लग जाती हैं। फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उस्मान साहब से कहती हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। दूसरी तरफ बाला खातून के लिबास में मलबूस वो खातून जंगल में पहुंचने के बाद अपना घोड़ा रोकती हैं। इसी दौरान बेंगी खातून और आउची पीछे सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं और बेंगी खातून उस खातून को पीछे से देखकर कहती हैं, बाला मेरी मासूम बाला, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। ये कहने के बाद वो अपनी तलवार लेकर उस खातून के सामने जाती हैं जिसे वो बाला खातून समझ रही थी। लेकिन जब बेंगी खातून उसके करीब पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि वो खातून अलचिचक खातून थी। अलचिचक को वहां पर देखने के बाद बेंगी खातून की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और बाला खातून का लिबास अलचिचक खातून को पहने देखने के बाद पूछती हैं, तुमने यह क्या पहना हुआ है अलचिचक? हाँ, तुम अपनी वालिदा के साथ ये खेल कैसे खेल सकती हो? अलचिचक यह सुनने के बाद जवाबन कहती है, अम्मा क्या हुआ है? मैं कुछ नहीं जानती, आप क्या कह रही हैं? बाला खातून मुझे ये लिबास देकर चली गई और मैंने ये पहन लिया, इसमें क्या बुरा है? यह सुनने के बाद बेंगी खातून गुस्से में आ जाती हैं और चिल्लाती हुई बाला बाला करने लग जाती हैं। दूसरी तरफ बाला खातून मोहर लेकर उस्मान साहब तक पहुंचती हैं और अपने घोड़े से फौरन से उतरकर उस्मान साहब के गले लग जाती हैं। बाला खातून को देखने के बाद उस्मान साहब भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर बाला खातून से पूछते हैं, बताओ मेरी बाला, क्या तुम मोहर लाई हो? यह सुनने के बाद बाला खातून खुशी खुशी मोहर उस्मान साहब की जानिब बढ़ाते हुए कहती हैं, अब हमारे पास उसकी मोहर है उस्मान साहब। मोहर देखने के बाद उस्मान साहब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर मलहून खातून उस्मान साहब से पूछती हैं, अब हम क्या करेंगे जनाब? तो उस्मान साहब कहते हैं, हम सबसे पहले अपने किले वापस लेने जा रहे हैं। सुल्तान की मोहर के सामने कोई ताकत भी नहीं ठहर सकती, यही वजह है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। फिर उस्मान साहब बाला खातून की जानिब देखते हुए कहते हैं, बाला खातून आप अलाउद्दीन के साथ कोलो जयसार किला लेंगी और मलहून खातून ओरहान के साथ काला जयसार लेंगी, हम इंशाल्लाह बेलिजिक पर कब्जा करेंगे। ये कहने के बाद उस्मान साहब मोहर की जानिब देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ बयंदर बे और हुसैन एक मकाम पर मौजूद होते हैं और हुसैन बयंदर के जख्मों पर मरहम लगाने की तैयारी कर रहा होता है। फिर हुसैन बयंदर से पूछता है, जनाब क्या हम कोहनूर को छुपकर बचाएंगे या सबके सामने? बयंदर इस पर जवाबन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये कैसे करते हैं। उस्मान मुझ पर गुस्सा है, अगर हमने वालिदा सुल्तान से दुश्मनी मोल ली और जंग की तो हम जल कर राख हो जाएंगे हुसैन, हम पूरी तरह से तबाह होकर रह जाएंगे, तुम बस जल्दी से मेरे जख्म पर मरहम लगाओ। यह सुनने के बाद हुसैन जैसे ही बयंदर के पास आता है तो बयंदर कहता है, रुको, आहिस्ता से एक बार में करना, आहिस्ता आहिस्ता मरहम लगाना, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द होगी। ये कहने के बाद बयंदर अपने दांतों के दरमियान में लकड़ी रख देता है और हुसैन जैसे ही उसके जख्म पर गर्म तलवार लगाता है तो बयंदर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर उससे कहता है,
है, रुक जाओ हुसैन, बस रुक जाओ, इतना काफी है। जब मैं जख्मी हुआ था तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन अब तो मेरी मरने वाली हालत हो रही है। फिर भाई अंदर पानी पीता है और हुसैन से कहता है जब तक उस्मान तबाह ना हो जाए हमें उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। दूसरी तरफ फ्रग कोहनूर अल्प पर अजियत करते हुए कहती है तुम अपना मुंह जरूर खोलोगे, चलो हमें मालूमात दो। इसी दौरान आसमान सुल्ताना भी वहाँ पर आ जाती हैं और फ्रग से आकर पूछती हैं क्या इसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। फ्रग इस पर कोहनूर अल्प की रस्सी पकड़ते हुए कहती है अभी तक तो नहीं वालिदा सुल्तान, लेकिन बहुत जल्द खोल देगा। फिर आसमान सुल्ताना कोहनूर अल्प से कहती हैं तुम उस्मान की हिफाजत कर रहे हो, हाँ तुमने उस्मान का साथ देने का इंतखाब किया, यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कोहनूर, लेकिन वालिदा सुल्ताना के तौर पर मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, तुम उस्मान के राज हमें बता दो। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं इस जहां में जितनी भी दौलत है तुम्हें दे दूंगी। यह सुनने के बाद कोहनूर अल्प जवाबन कहते हैं तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी यह बातचीत जारी होती है, इसी दौरान वहां पर औची भी आ जाता है और उसके हाथ में वो थैला मौजूद होता है जिसमें मंगोल कमांडर समागर का कटा हुआ सर था। उसे देखने के बाद वालिदा सुल्ताना कहती हैं आ जाओ औची, कोहनूर हमें उस्मान के राज बताएगा। तभी अचानक से आसमान सुल्ताना की उस थैले पर नजर पड़ती है। यह देखने के बाद वो औची से पूछती हैं इसके अंदर क्या है। औची जवाबन कहता है मेरी सुल्ताना क्या हम इस बारे में बाहर जाकर बात कर सकते हैं। सुल्ताना गुस्से से जवाबन कहती हैं बाहर नहीं औची, मैंने कहा इसे खोलो, इसके अंदर क्या है। औची कहता है ये उस्मान साहब ने भेजा है। यह सुनते ही आसमान सुल्ताना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर औची वो थैला खोलता है तो उसके अंदर समागर का कटा हुआ सर मौजूद होता है। यह देखने के बाद आसमान सुल्ताना निहायत गुस्से में आ जाती हैं। यह तमाम तर मंजर देखने के बाद कोहनूर अल्प मुस्कुराते हुए कहते हैं आपकी पैरवी करने वालों का यही अंजाम होता है वालिदा सुल्ताना। आसमान सुल्ताना इस पर कहती हैं अगर मैं तुम्हें अभी कत्ल नहीं कर रही इसकी वजह वो राज है जो कि तुम जानते हो, वरना भी तुम्हारा भी इसी तरह कटा हुआ सर होता। एक बार जब मैं उस राज के बारे में जान जाऊंगी तुम्हें यकीन भी नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। दूसरी तरफ ब्लैजिक किले का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर ओलोफ अपने तख्त पर बैठा हुआ होता है। इसी दौरान कमरे का दरवाजा खुलता है और उसके साथी आकर उसे बताते हैं ओलोफ उस्मान आ रहा है। यह सुनते ही ओलोफ की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो खड़ा हो जाता है। इधर दूसरी तरफ बोरान और जैर कोताई किले के अंदर दाखिल होते हैं और अपने सामने आने वाले सिपाहियों को मारते चले जाते हैं। तभी उनके पीछे से उस्मान साहब भी सामने आ जाते हैं और उन सिपाहियों को गिराने के बाद वो सभी वहां से आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद उस्मान साहब जब अपने साथियों के साथ ओलोफ के पास पहुंचते हैं तो ओलोफ उस्मान साहब को देखने के बाद अपना कुल्हाड़ा उठा लेता है और उस्मान साहब से कहता है ये मेरा किला है उस्मान, तुम इस तरह से यहाँ पर नहीं आ सकते। उस्मान साहब इस पर जवाबन कहते हैं ये तुम्हारा किला नहीं है ओलोफ। ओलोफ ये सुनने के बाद उस्मान साहब के करीब होते हुए कहता है मैं तुम्हारी जान ले लूंगा उस्मान। इसके बाद उस्मान साहब दस्तावेजात पर मोहर दिखाते हुए कहते हैं सुल्तान के हुक्म से ये अब मेरा किला है। ओलोफ ये सुनने के बाद गुस्से से कहता है इस बार इतना आसान नहीं उस्मान। यह सुनने के बाद सल्जूकी कमांडर आवाज लगाकर कहता है सिपाहियों। उसकी आवाज सुनने के बाद तमाम तर सिपाही ओलोफ की गर्दन पर अपनी अपनी तलवारें रख देते हैं। फिर उस्मान साहब उससे कहते हैं ना सिर्फ ब्लैजिक बल्कि कारा जैसार भी मेरा है, ये सभी पहले की तरह अब मेरे किले हैं। दूसरी तरफ सोगोत का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर एक घोड़े गाड़ी के अंदर सुल्तान मसूद छुपे हुए होते हैं और जख्म की वजह से उनकी तबीयत निहायत खराब होती है। घोड़ा गाड़ी देखने के बाद एक सिपाही आवाज लगाकर कहता है रुको। इस पर घोड़ा गाड़ी पर सवार आदमी कहता है हट जाओ, हमें दरगाह जाने दो। सिपाही इस पर पूछता है पहले मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और किधर जा रहे हो। वो आदमी इस पर कहता है हम अल्लाह की तरफ आए हैं और अल्लाह की तरफ लौटेंगे, हमें यहाँ से जाने दो, हमारे फर्ज में देर हो रही है। यह सुनने के बाद वो सिपाही अपने बाकी सिपाहियों को कहता है तलाशी लो इसकी, और फिर सिपाही घोड़े गाड़ी की तलाशी लेने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से पीछे से एक घोड़े गाड़ी पर शेख दबाली साहब भी आ जाते हैं। उन्हें देखने के बाद सभी लोग उन्हें सलाम करते हैं। फिर शेख दबाली साहब पूछते हैं क्या इन दरवेशों ने कुछ गलत किया सिपाहियों। इस पर सिपाही जवाबन कहता है हम वही कर रहे हैं जिसका हमें हुक्म दिया गया है मेरे शेख, हम इसमें मौजूद सामान की तलाशी कर रहे हैं। शेख दबाली साहब ये सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं चलो ठीक है। फिर वो सिपाही जैसे ही घोड़े गाड़ी के ऊपर से कपड़ा हटाता है तो उसके अंदर सेब मौजूद होते हैं। ये देखने के बाद शेख दबाली कहते हैं ये सेब सिपाहियों के लिए हैं। फिर सिपाहियों को सुल्तान मसूद वहाँ पर नजर नहीं आते और वो घोड़े गाड़ी को वहाँ से आगे जाने देते हैं। ये देखने के बाद शेख दबाली भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं और वो भी सुल्तान की घोड़े गाड़ी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो नाजरीन इसी के साथ ही इस पार्ट का इख्तिताम होता है।
یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔